हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री एंड रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू कवर करेंगे पार्ट 8 का। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 7 तक कवर कर लिया है। तो आज हम लोग किसका कवर करेंगे? पार्ट 8 का कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करा है कि ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है। बात सही है। ठंडे प्रदेश में क्या होता है कि कार के जो रेडिएटर होते हैं उसमें पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल को मिला करके डाला जाता है। ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन आपको लास्ट में क्या क्योंकि लगा दिया है, बिकॉज लगा दिया, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया, यानी प्रश्न बन गया। ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है। ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में कवथनांक को बढ़ाता है, या फिर जल के कवथनांक को बढ़ाता है, या फिर जंग रोधी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जो कारण होता है क्योंकि ये ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है और गर्मी में इसका कवथनांक को बढ़ा देता है, जिसके कारण ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल को मिला करके डाला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। देखिए, हम लोग यहाँ 191 से स्टार्ट किए क्योंकि हम लोग 190 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं पार्ट 7 तक। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इनको कवर कर सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन करा कि डायमंड यानी हीरा में पैकिंग दक्षता यानी पैकिंग इफिशियंसी और वाइड्स यानी टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड यानी अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियां आप पढ़े हैं, तो इसी की आपको प्रतिशतता यानी परसेंटेज पूछी जा रही है। यानी प्रतिशतता कितनी डायमंड में पैकिंग इफिशियंसी पी और वाइड्स की जो प्रतिशत होती है वो कितनी होती है? 34, 66 एवं या फिर 7, 30 या फिर 80 एवं 20 या फिर 50-50 का होता है। ठीक है, तो डायमंड में जो पैकिंग इफिशियंसी होती है वो होती है 34%। कितना प्रतिशत? 34%। और इसका जो वाइड्स का जो प्रतिशत होता है वो होता है 66%। ठीक है, तो इस तरह से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 192 क्वेश्चन का। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन करा है कि एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु या फिर आयन ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की संख्या होती है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एफसीसी संरचना में क्या होता है कि 8 एटम 8 कॉर्नर पर उपस्थित रहता है। पहला एटम, दूसरा, 4, इसी तरह से 8 एटम उपस्थित रहता है 8 कॉर्नर पर, और कॉर्नर पर जो एटम्स रहती है उसकी योगदान जो होती है 1/8 होती है, और गुना 8 करेंगे टोटल 8 एटम तो 1 होगा। और एफसीसी में क्या होता है कि 8 एटम 8 कॉर्नर पर उपस्थित रहता है, इसके साथ साथ 6 फलक यानी एफ का मतलब होता है फेस यानी फलक, तो 6 फलक होता है किसी भी की मतलब क्रिस्टल क्यूब में, तो क्रिस्टल में यानी किसी भी क्रिस्टल में 6 फलक होता है, तो 6 फलक के सेंटर में एक एक करके एटम यानी परमाणु यानी आयन उपस्थित रहते हैं। तो कितना यहाँ एक तो यहाँ इसकी इसी तरह से कितना रहते हैं? 6 रहते हैं। ठीक है, तो 6 जो रहते हैं, तो आप जानते हैं कि जो फलक पर यानी जो फेस पर जो परमाणु होते हैं या फिर जो आयन होते हैं उसका जो योगदान होता है उसको 1/2 होता है। तो 1/2 करेंगे इंटू 6 करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक एटम आपका कॉर्नर का योगदान रहा और 3 एटम आपका फेस से योगदान रहा, तो टोटल एटम की संख्या आपके पास कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की संख्या बराबर एटम की संख्या, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की संख्या बराबर एटम की संख्या, यानी योगदान यानी कंट्रीब्यूटेड एटम्स की संख्या, यानी जो योगदान के बाद जो बनता है, यानी जो टोटल आपका एटम कितना निकला? 1 यहाँ से निकला, 3 यहाँ से निकला, टोटल 4 एटम हुआ। तो आपको ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की संख्या निकालने का, आपको वाइड्स जो इसका जो संख्या निकालने का आपको बताया गया है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की संख्या बराबर n जहां इंडिकेट करता है परमाणु की संख्या यानी आयन की संख्या को, जो कंट्रीब्यूशन जिस परमाणु का कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है, तो टोटल योगदान होता है 4 एटम का, तो n होता है। और टेट्राहेड्रल के बारे में बताया गया था, टेट्राहेड्रल वाइड्स की संख्या बराबर 2n। ठीक है, n जहां इंडिकेट करता है यानी एटम की संख्या जो कंट्रीब्यूटेड यानी जिस एटम की योगदान होती है, और टोटल एटम की संख्या जो होती है इसमें एफसीसी में 4 होती है, तो ऑक्टाहेड्रल होती है n, ऑक्टाहेड्रल n के बराबर होती है, तो n का मान कितना है? 4 हाथ के सामने। ठीक है, तो आपको 4 आंसर लगाना है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है 193 क्वेश्चन का। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 194। ठीक है, क्वेश्चन करा कि निम्न में से किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है? फ्रैंकल डिफेक्ट की बात की जा रही है। फ्रैंकल डिफेक्ट की आपको पढ़ाया गया है सोडियम क्लोराइड में, या फिर ग्रेफाइट में, या फिर डायमंड में, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड में। देखिए, इसमें जो फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाएगा वो पाया जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड में। किसमें? सिल्वर ब्रोमाइड में, AgBr में। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का ही एक तरह से इसका यूज होता है, फिल्म वगैरह मतलब उसका शूट करने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो 194 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 195 कह रहा है कि क्रिस्टल में स्कोट की डिफेक्ट जो पाया जाता है, कब स्कोट की डिफेक्ट पाया जाता है? जब समान धनायन तथा ऋणायन गायब हो जाता है, या फिर असमान संख्या में धनायन तथा एनायन गायब हो जाता है, या फिर आयन इंटरस्टिशियल साइट्स में फंसते हैं, या फिर क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समान धनायन और ऋणायन संख्या गायब होने से। क्या होता है कि जब समान संख्या में ये क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक
ठीक है, सब रहते हैं। तो इसमें अगर समान संख्या में पॉजिटिव और निगेटिव अगर आयन इससे गायब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तब यहाँ जो डिफेक्ट पैदा होगा यानी दोष जो पैदा होगा उसको कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है, यानी क्रिस्टल की बात की जा रही है। तो क्रिस्टल में स्थान जालक की कितनी संख्या होती है, 20, 14 या फिर 230 या फिर 13। तो क्रिस्टल में जो स्थान जालक की जो संख्या होती है 14 होती है। कितनी होती है, 14 होती है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ आपको एक कंपाउंड दिया है, यानी कम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है। ब्रैकेट समझते हैं, ब्रैकेट का ये जो कंपाउंड जहां भी ब्रैकेट आ जाए तो क्या है, वो कम्प्लेक्स कंपाउंड है। K4FeCN6 ये ब्रैकेट से आपको घेर दिया है, एक तरह से क्लोज कर दिया है। तो ये क्या है, कम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी जो जटिल यौगिक है उसका इंडिकेट करता है कि ये जटिल यौगिक है। तो इसमें Fe का प्रसंस्करण आपसे पूछा जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सीधा क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो Fe का जो आप प्रसंस्करण निकलेगा वो निकलेगा D2sp3। क्या निकलेगा, D2sp3 इसका प्रसंस्करण निकलेगा Fe का, किसमें, ये जटिल कंपाउंड में, कम्प्लेक्स कंपाउंड में। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्ध जीवन काल का तो स्वतंत्र है, अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है किससे, ठीक है। अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है मतलब उसमें नहीं आता, मतलब वो चीज से मतलब बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो अंतिम सांद्रण या अंशांतरण एवं प्रथम घात के या फिर प्रारंभिक सांद्रता के तृतीय घात का या फिर प्रारंभिक सांद्रता का या फिर अंतिम सांद्रण का वर्ग का, ठीक है। तो यहां जो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो अर्धकाल होता है यानी हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो होता है प्रारंभिक सांद्रता का, बिल्कुल फ्री होता है, मतलब प्रारंभिक सांद्रता से C1 से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिविटी जो पढ़े हैं, सक्रियण ऊर्जा के मान जो होगा कैसे निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके, या फिर दो विभिन्न तापक्रम पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करके, या फिर परम ताप पर अभिक्रिया का गति स्थिरांक याद करके, या फिर अभिक्रिया का सांद्रण परिवर्तित करके, चेंजिंग करके, ठीक है। तो ये जो किया जा सकता है ये दो विभिन्न यानी दो अलग अलग तापक्रम पर यानी अलग अलग हीट पर, अलग अलग मतलब एक तरह से हीट पर गति स्थिरांक का मान को ज्ञात करके क्या किया जा सकता है, किसी भी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाइड करके किसी भी जो होता है किसी भी रिएक्शन का उसका सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया, ये आपको अभिक्रिया दिया है, एक रिएक्शन दिया है 2FeCl2, ठीक है। यहाँ बैलेंस करने के लिए आगे 2 के मतलब बैलेंस रिएक्शन है FeCl2 प्लस SnCl2, आगे दिया है FeCl2 प्लस SnCl4, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, ये एक रिएक्शन है, तो ये किसका एग्जांपल है, तृतीय कोटि अभिक्रिया की या फिर प्रथम कोटि अभिक्रिया की, द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो रिएक्शन है ये हो जाएंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया। कौन सा क्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएंगे। ये रिएक्शन जो कहलाएगा तृतीय कोटि अभिक्रिया यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। क्वेश्चन करा है कि अभिक्रिया A+2B दिया है आपको C, ठीक है। यहाँ आपका A है, A+2B है, ये दोनों क्या है मतलब एक तरह से ये क्या है मतलब दोनों से ये रिएक्शन में भाग लेता है। ये आगे चल के आपको प्रोडक्ट दिया है C, यानी उत्पाद जो बना है ये दोनों अभिकारक है A और B, ये आगे चल के आपको C दिया है। तो इसके लिए वेग स्थिरांक जो है A × B⁻2 है द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया का जो कोटि होगा वो क्या होगा, तो कोटि आपको पता है कि कोटि कैसे निकाला जाता है, दोनों के जो ये होते हैं पावर होते हैं उसको जोड़ दिया जाता है, कोटि को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ A पर पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। तो 1 पर पावर 1 हो गया, उसके बाद 2 पर पावर कितना है, यहाँ B पर पावर कितना है, B पर पावर 2 है, तो 2 को जोड़ दिए तो बराबर कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो इसका रिएक्शन का कोटि क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का कोटि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में आपका 3 दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है। ठोस पदार्थ पर किसी पदार्थ का परिक्षेपण कहलाता है, सॉल, जेल या फिर पायस या फिर फोम। तो इसको जो कहते हैं इसको कहते हैं जेल। क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। जब ठोस पदार्थ पर, सॉलिड मैटर पर जब किसी का द्रव का परिक्षेपण होता है, द्रव्य को मिलाया जाता है ठोस पदार्थ में, तो वो क्या कहलाएंगे, जेल कहलाएंगे। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन करा कि आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बात तो सही है, आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, ये बात तो सही है। लास्ट में आपको क्योंकि लगा करके ये क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने, जिलेटिन से आइसक्रीम का स्वाद अच्छा हो जाता है, जिलेटिन बर्फ के कणों को बांध करके रखते हैं, या फिर जिलेटिन बर्फ के कणों का सकंदन से रक्षा करते हैं, या फिर जिलेटिन आइसक्रीम का मूल्य घटाने के लिए मिलाई जाती है। तो ये जो होता
होती है ये जिलेटिन बर्फ के कणों को सकंदन से रक्षा करती है। क्या करती है? जिलेटिन इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि ये बर्फ के जो कण होते हैं उसमें आइसक्रीम में उसको सकंदन से रक्षण करती है, सकंदन से रक्षा करती है, जिसके कारण उसमें जिलेटिन मिलाया जाता है। क्वेश्चन करा कि बादल, कोहरा, कुहासा, द्रव्य गैस, कोलाइडी, एरोसोल है। ठीक है, बादल, कोहरा, कुहासा, द्रव्य गैस, कोलाइडी, एरोसोल है। तो धूम, स्मोक के किस प्रकार का कोलाइडी स्रोत? धूम यानी स्मोक जो है ये किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, कोलाइडी सिस्टम है? ठोस द्रव्य या फिर गैस द्रव्य या फिर द्रव्य गैस या फिर गैस ठोस? तो ये जो है ये किस प्रकार का हो जाएंगे? ठोस गैस, यानी ठोस गैस का एक तरह से कोलाइडी तंत्र हो जाएंगे, कोलाइडी सिस्टम हो जाएंगे स्मोक यानी धूम के बारे में अगर बात की जाती है। और वहीं बादल, कोहरा और कुहासा जो है वह क्या है? द्रव्य गैस है। ठीक है, कोलाइडी एरोसोल है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, यानी स्वर्ण संख्या जो होती है वह सबसे कम होती है जिलेटिन में या फिर अंडे के एल्ब्यूमिन में या फिर गोंद में या फिर स्टार्च में। तो स्वर्ण संख्या सबसे कम पाई जाती है जिलेटिन में, तीनों के मुकाबले में, अंडे के एल्ब्यूमिन, गोंद और स्टार्च के मुकाबले में स्वर्ण संख्या सबसे जो कम होती है वो किस में होती है? जिलेटिन में होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर क्या हो गया? आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना के बारे में बात की जा रही है। तो गैलेना जो किस धातु का अयस्क है यह आप मैट्रिक स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। पलम्बम, पलम्बम का मतलब होता है पीबी यानी सीसा। पलम्बम को क्या कहते हैं? पीबी यानी सीसा कहते हैं, यानी जो होता है। तो गैलेना जो धातु का अयस्क है तो कौन सा अयस्क हो जाएंगे? पीबी का अयस्क होता है गैलेना, यानी जिसको पलम्बम बोलते हैं, जिससे सीसा की मतलब प्राप्ति की जाती है, जैसा ग्लास की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 207। ठीक है, क्वेश्चन करा कि फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं? फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं? वो आपको संकेत दिया जा रहा है AS2SE3 या फिर Sb2S5 या फिर FeS2 या फिर CuZn मिश्र धातु। तो फुल्स गोल्ड जो कहते हैं वो कहते हैं FeS2 को। क्या कहते हैं? FeS2 को फुल्स गोल्ड कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ये तो क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है यार। 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है कि एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा? बॉक्साइट। सिंपल सी बात है, Al2O3 एल्यूमिनियम का बॉक्साइड है। इससे क्या किया जाता है? एल्यूमिनियम का मतलब जो सांद्रण किया जाता है, एल्यूमिनियम अयस्क मतलब एक तरह से धातु प्राप्त की जाती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर जो है 209 क्वेश्चन जो है 209वां नंबर क्वेश्चन जो आपका क्या है वो मतलब मिस प्रिंट के कारण वो यहाँ नहीं हो पाया। तो हम स्टार्ट करेंगे 210वां से। 210वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था, सबसे पहले आपको एक सीरीज याद होना चाहिए। आप मैट्रिक स्टैंडर्ड में पढ़े हैं तो आपको वहाँ एक सीरीज पढ़ाया गया था, पोटेशियम CaNaMgAl Zn FeSn Pb हाइड्रोजन CuHgAgAuPt, पोटेशियम CaNaMgAl Zn FeSn Pb हाइड्रोजन CuHgAgAuPt। याद कीजिए थोड़ा सा, पोटेशियम CaNaMgAl Zn FeSn Pb हाइड्रोजन CuHgAgAuPt। ये क्या है? आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी सक्रियता सरणी है। जब सक्रियता सरणी में सबसे ज्यादा टॉप लेवल पर जो है वो सक्रियता सबसे ज्यादा होता है और सबसे जो बॉटम लेवल पर है उसकी सक्रियता सबसे कम होती है। और जिसकी सक्रियता सबसे कम होती है वो क्या पाया जाता है? नेचुरल स्टेट में पाया जाता है, यानी मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो सबसे सक्रियता सबसे बॉटम में जो आएगा उसकी जो होती है वो सक्रियता कम होती है और वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो पोटेशियम CaNaMgAl Zn FeSn Pb हाइड्रोजन CuHgAuPt। AU मतलब सोना यानी गोल्ड। ठीक है, यानी सोना की बात की जा रही है। अगर यहाँ आपको PT दिया हुआ रहता है यानी प्लेटिनम दिया हुआ रहता तो आपको PT का आंसर लगाना पड़ता, लेकिन आपको यहाँ सोना दिया है तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 211। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि कैसीटेराइड अयस्क है। सिंपल सी बात है, Mn का यानी मैग्नीज का या फिर निकेल का या फिर Sb निटिन का या फिर Sn का। ठीक है, तो ये जो कैसीटाइड या फिर जो ये कैसीटेराइड जो अयस्क होता है इससे किसकी प्राप्ति होती है? स्टीन का प्राप्ति नहीं, Sn की प्राप्ति होती है। तो ये किसका मतलब अयस्क हो गया? Sn का अयस्क हो गया। क्वेश्चन कर रहा है कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। स्मेल्टिंग की बात की जा रही है तो स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में जो संयुक्त है वो क्या है? एल्यूमिनियम या फिर कार्बन या फिर मैग्नीशियम या फिर CO। सिंपल बात है कार्बन। ठीक है, कार्बन का मतलब क्या होता है? अपचयन संयुक्त है, अपचयन मतलब उसमें रहता है जुड़ा हुआ। क्वेश्चन करा कि कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है? कोहरा। ठीक है, ये जस्ट अभी आप लोग को पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन में आया भी था उसमें आपको ये पूछ रहा था कि स्मोक कौन सा सिस्टम है, वहां आपको वही लाइन में वही क्वेश्चन
में आपको बता दिया कि कोहरा ये विलियन है तो इस मतलब जो है कोहरा ये कोलाइडली सिस्टम है तो स्मोक कौन सा कोलाइडली सिस्टम है, ये क्वेश्चन आपको जस्ट अभी कराया गया। तो यहाँ जो आपको पूछा जा रहा है कि कोहरा जो है किस प्रकार का कोलाइडली सिस्टम है, कोलाइडली तंत्र है, तो कोहरा किस प्रकार का तंत्र हो जाएंगे, द्रव का गैस में विलीन। किसमें? द्रव का गैस में विलीन। कोहरा निम्न में से किस प्रकार का कोलाइडली सिस्टम है? उदाहरण है द्रव का गैस में विलीन। क्वेश्चन 214 कह रहा है कि यानी 2014 कह रहा है कि सॉरी 214 कह रहा है कि विथियोनल का साबुन जो विथियोनल का जो साबुन में उपयोग किया जाता है यह कार्य करता है। ठीक है, यह आपको थोड़ा सा नाम थोड़ा सा ये हुआ है कि इसका जो साबुन में जो यूज किया जाता है तो इसका कार्य क्या होता है, बफरिंग एजेंट है या फिर एंटीसेप्टिक एजेंट है या फिर सॉफ्टनर या फिर शुष्क। तो इसका जो काम होता है, सिंपल सा काम होता है इसका, ये करता है एंटीसेप्टिक का काम करता है। क्या काम करता है? एंटीसेप्टिक का। पैरासिटामोल के बारे में पूछा जा रहा है। पैरासिटामोल का जो उपयोग होता है किसके रूप में होता है? एंटीबायोटिक के रूप में या फिर एंटी मलेरियल के रूप में या फिर एंटीपायरेटिक के रूप में या फिर आर्सेनिकल के रूप में। तो पैरासिटामोल को जो यूज होता है वो एंटीपायरेटिक के रूप में होता है। किसमें? एंटीपायरेटिक के रूप में पैरासिटामोल का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करा कि क्लोरामफेनिकोल एक है या फिर क्लोरामफेनिकोल है एक क्या है? एंटीफर्टिलिट या फिर ड्रग या फिर हिस्टामिन या फिर एंटीसेप्टिक तथा डिसइंफेक्टेंट या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये क्लोरामफेनिकोल जो एग्जांपल है वो हो जाएंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जांपल है। क्या है क्लोरामफेनिकोल? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो इसके तरह से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 217 कह रहा है कि डेटोल में उपस्थित एंटीसेप्टिक है। डेटोल में उपस्थित जो एंटीसेप्टिक पाए जाते हैं वो कौन सा एंटीसेप्टिक पाए जाते हैं? सिंपल क्वेश्चन है। ये जो पाए जाते हैं क्लोरोजालेनोल, कौन सा? क्लोरोजालेनोल एंटीसेप्टिक पाए जाते हैं डेटोल में। क्वेश्चन करा है कि निम्न में किसका प्रशांतक यानी प्रशांतक मतलब होता ट्रैंक्विलाइजर यानी ट्रैंक्विलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्न में किसका प्रशांतक के रूप में उपयोग किया जाता है? इक्वेनिल का या फिर सुक्रोलोज का या फिर एलिप्टेम का या फिर सुक्रोज का। तो इसमें जो यूज किया जाता है वो किया जाता है इक्वेलिन का। किसका? इक्वेनिल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन करा कि नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर प्रभाव होता है। नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव होता है? सक्रियणकारी या फिर निष्क्रियणकारी या फिर सामान्य या फिर इनमें से सभी, या फिर ये जो प्रभाव डालता है कैसा प्रभाव डालता है? तो ये जो प्रभाव डालता है निष्क्रियणकारी प्रभाव डालता है। कैसा प्रभाव? निष्क्रियणकारी प्रभाव डालता है। क्वेश्चन करा कि ऑयल ऑफ मिराबेन कहलाती है। ऑयल ऑफ मिराबेन क्या कहलाती है? बेंजीन या फिर कार्टियस अभिक्रिया या फिर नाइट्रोबेंजीन या फिर फिनोल। तो ये जो कहलाती है इसको कहलाती है एक तरह से नाइट्रोबेंजीन कहलाती है। क्या कहलाती है? नाइट्रोबेंजीन कहलाती है। ऑयल ऑफ मिराबेन कहलाती है, नाइट्रोबेंजीन कहलाती है। ठीक है, तो टोटल हम 191 से स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो टोटल 191 से स्टार्ट किए, आप तक चले लगभग 220 तक। तो आपका टोटल कितना क्वेश्चन कवर हुआ? 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हुआ, एमसीक्यू कवर हुआ। और आपसे रिक्वेस्ट है कहीं अभी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट दिखता है तो प्लीज कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं की है तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। और आप चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। और जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता है सारा नोटिफिकेशन को कवर कीजिए, क्योंकि आपका साइंस का एग्जाम है। साइंस का एग्जाम डेट भी आपका मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से एक तरह से टाइम को इधर उधर वेस्ट मत कीजिए और लगे रहिए पढ़ाई में। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।